चलिए सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने चौथे लेक्चर के अंदर। जिन लोगों ने अभी तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 को देख के आए, जहाँ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम लोगों ने यूटिलिटी एनालिसिस और उसके बाद में डिमांड चैप्टर पे डिस्कशन किया था। अब हम लोग डिमांड का ही जो कॉन्ट्ररी पार्ट होता है, जो सामने वाला पार्ट होता है, उसकी बात करेंगे। सप्लाई। डिमांड कंज्यूमर करता है और सप्लाई सप्लायर करता है। कंज्यूमर की हमेशा इच्छा क्या रहती है कि वो कम से कम प्राइस पे खरीदे। ही विल ट्राई टू पे लेस एंड लेस। लेकिन सप्लायर क्या ट्राई करता है? सप्लायर ट्राई करता है कि वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा चार्ज करके अच्छा पैसा कमाए। अब सर ये ना बोल देना कि सर ज्यादा चार्ज करेंगे कंज्यूमर फिर आएगा ही नहीं, वो बात की बात है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डील करेंगे। बट अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हर सप्लायर की इच्छा होती है कि वो उस आइटम को बेचे जहां उसको ज्यादा प्राइस मिल सके, ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो सप्लायर हमेशा कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस वाले सामान को बेचा जाए। उसी तर्ज पे हमारा पूरा चैप्टर बना हुआ है। सबसे पहले हमको देख लेना है कि हम लोग चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। इस वीडियो में हमारे पास दो चैप्टर्स कवर होंगे, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। क्योंकि डिमांड, डिमांड के बाद सप्लाई, सप्लाई के बाद मार्केट इक्विलिब्रियम एक प्रॉपर सीरीज बनती है। तो आप लोगों ने भी रिवीजन इसी सीरीज में करना है। मैं सप्लाई में आपको दिखा सकता हूं कि टोटल 5 चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। सबसे पहले आपको दिखेगा मीनिंग एंड फैक्टर्स, देन आपको दिखेगा सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। शेड्यूल का मतलब हम लोग सीख चुके हैं, कोई भी टेबल क्या कहलाती है, शेड्यूल कहलाती है। देन लॉ ऑफ सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, ई एस। सर तो सेम डिमांड जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम चैप्टर है, इसीलिए डिमांड के तुरंत बाद में पढ़ लेना चाहिए। सर सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो एक सप्लायर रेडी टू ऑफर है, वो कितना बेचना चाहता है। सही में कितना बेच पाएगा, कंज्यूमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो बात की बातें हैं। पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि सर वो कितना बेच पाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सप्लाई। तो सप्लाई एक रेडी टू ऑफर वाली क्वांटिटी है। सप्लाई भी कैसा कॉन्सेप्ट है? सर फ्लो कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। मैं इस पॉइंट पे आगे नेशनल इनकम चैप्टर पे फिर से बात करूंगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे सामने दिख रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। पहला फैक्टर तुम देख सकते हो, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती है तो सप्लायर उसको ज्यादा बेचने की ट्राई करेगा, ज्यादा। डिमांड में क्या था? कंज्यूमर कम खरीदने की ट्राई करता है अगर प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड में रिलेशन नेगेटिव होता है, बट सप्लाई में रिलेशन पॉजिटिव होता है। और जहां भी रिलेशन पॉजिटिव होगा, कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ओके सर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों के केस में ही सप्लायर तो वही गुड्स बेचेगा जहां प्राइस ज्यादा है। उनको कोई रिश्ते नाते से फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाय पीते हो कि कॉफी पीते हो। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो इस पे भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे, लेकिन मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं। कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है। तो 4 फैक्टर्स हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4 लोग जो काम करते हैं, इन 4 लोग को हम लोगों ने क्या करना पड़ता है, इनका रेम्युनरेशन देना पड़ता है। और इन रेम्युनरेशन की टोटल को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जिन गुड्स के लिए कॉस्ट ज्यादा होगी उनकी सप्लायर सप्लाई कम करना चाहेगा, बिकॉज प्रॉफिट कम हो जाएगा। और यही बात तुम्हारे लिए कैसे लागू होगी, जहां पे तुम्हारे पास कॉस्ट बहुत कम होगी, उनको सप्लायर ज्यादा बेचना चाहेगा। देन उसके बाद में टेक्नोलॉजी। जहां पर टेक्निक्स अच्छी होती है वहां सप्लाई ज्यादा होती है, लेकिन जहां टेक्निक खराब होगी वहां पे सप्लाई भी कम होगी। उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज। जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवर में होती है उनकी सप्लाई हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने किसी गुड्स को बैन कर दिया तो उनकी सप्लाई एकदम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं सप्लाई कर की बात करूं तो फिर से यहां पर भी इंडिविजुअल एंड मार्केट 2 वर्ड्स आ रहे हैं, जिनको अब मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, बिकॉज ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा।
अगर तुम लोग सप्लाई कर्व को चेक करोगे तुमको दिखेगा सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारे पास रिलेशन कैसा है प्राइस एंड क्वांटिटी का, ये प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए कर्व कैसा बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग। इसके बाद यू विल फाइंड अ न्यू टॉपिक, लॉ ऑफ सप्लाई। सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई शो करता है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यही तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई है। सर जब सप्लाई में क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सप्लाई में चेंज दो कारण से हो सकता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। सर मतलब ये भैया कि जो डिमांड में कर रहे थे वही तो रिपीट हो रहा है। अगर तुम्हारी सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू प्राइस तो उस केस में सप्लाई कर्व में मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा, कोई भी तरीके से नया सप्लाई कर्व नहीं बनेगा। और ये जो तुम्हारा चेंज होगा ये दो तरीके का होगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होगा सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई कब बढ़ती है? जब प्राइसेस बढ़ती है। एंड दूसरा होगा कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब जहां पे सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम कब होती है? जब प्राइसेस घट जाती है। दूसरा, अगर अदर फैक्टर से तुम्हारी सप्लाई चेंज हो जाए, तो अदर फैक्टर्स का मतलब गवर्नमेंट का, तुम मान लो गवर्नमेंट के रूल्स आ गए, गवर्नमेंट ने तुम्हारे गुड्स को बहुत ही बढ़िया घोषित कर दिया सर। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया सचिन सर के जो वीडियो सबसे तगड़े हैं, जो बच्चे इन वीडियोस को देखेंगे उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? लोग फटाफट फटाफट मेरे वीडियोस परचेज करेंगे और उससे क्या होगा, मेरे वीडियो की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अगर इस तरीके से किन्हीं दूसरे फैक्टर से तुम्हारे सप्लाई बढ़ जाती है तो उस केस के अंदर सप्लाई कर शिफ्ट हो जाता है। अब या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। याद रखिएगा चेंज दो तरीके से होते हैं, या तो प्राइस से या अदर फैक्टर से। प्राइस से हुआ तो मूवमेंट, अदर फैक्टर से हुआ तो शिफ्ट। प्राइस से हुआ तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अदर से हुआ तो इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो आप चेक कर सकते हैं अच्छे से, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। जहां भी तुमको लगे सर नहीं समझ में आ रहा है, पॉज करके वीडियो यहाँ से रोक के इसको पढ़ लो ना, देखो क्या लिखा है, तुमको टाइम मिल जाएगा बराबर। सर आप वहां क्यों देख रहे हो? मेरी स्क्रीन वहां पर है भैया, मुझे वहीं देखना पड़ता है। ओके सर, चलो भैया सप्लाई कर का शिफ्ट तुम देख पा रहे हो, देखो सप्लाई कर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड। राइटवर्ड देख पा रहे हो? सर ये तो गिर रहा है। अरे गिरे भले ही, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, शिफ्ट कहाँ हो रहा है, राइटवर्ड। अपना दिमाग घर पे रखो, फटाफट चेक करो। ये लेफ्टवर्ड जा रहा है, मतलब सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चलिए सर इसके बाद में क्या टॉपिक पढ़ना है? सर इसके बाद तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे मैं शॉर्टकट में बोलूंगा ईएस, और ये भी वैसे ही निकलेगा जैसे ईडी निकलता था, जिसका फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मुझे बताओ, अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस गिरती है सप्लाई भी गिरती है। इसका मतलब दोनों का जो मूवमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो ईएस हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो तुम देख भी सकते हो कि ईएस की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। अच्छा सर, अगर तुमको याद हो इसका दूसरा फॉर्मूला ये वाला बन रहा था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू पी जीरो अपॉन डेल्टा पी। ये डेरिवेशन है, हमको डेरिवेशन पे समय अब खराब नहीं करना है, अब बस तुम इसको इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दो। सर इम्प्लीमेंटेशन कैसे? देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैं इस क्वेश्चन के आंसर को हटा दे रहा हूं। तुम भी अपनी स्क्रीन को एक बार के लिए पॉज करके क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लोगे। अगर नोट्स हैं तुम्हारे पास में तो वहां से तुम लोग चेक कर लोगे। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। सप्लाई ऑफ फर्म इंक्रीजेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 200। तो पहले सप्लाई Q0, अब सप्लाई Q1। तो चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई वो क्या होगा? Q1 माइनस Q0, 200 माइनस 100 कितना होता है? 100। सर पहले प्राइस कितनी थी? 10, अब प्राइस कितनी हो गई? 20। तो P1 माइनस P0, डेल्टा P कितना होगा? 10। बताओ भाई ये बात ठीक है? तो पुट करके देखते हैं सर मुझे क्या क्या चाहिए? डेल्टा क्यू कितना था? 100 डिवाइड बाय Q0 कितना था? Q0 ये भी था सर 100 इंटू P0 कितना है? P0 ये कितना है? 10 डिवाइड बाय डेल्टा पी भी कितना है? 10।
सर सारे के सारे आपस में कट गए और आंसर क्या आ गया 1। तो ईएस तुम्हारा कितना आएगा 1 आएगा। दैट मीन्स तुम्हारे यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन सप्लाई क्या है, बराबर है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ के आए थे। सर इसके बाद में क्या हम लोग को न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस करने पड़ सकते हैं कि सर ES 1 0 ये सब कुछ बिल्कुल करने पड़ सकते हैं भाई। सर ये आपने क्या किया, ये पहले गायब गायब कैसे था, अरे वो कलर चेंज किया है, ग्रीन स्क्रीन है तो ग्रीन कलर उसमें मिक्स हो जाता है। ओके सर, तो हमको दिख रहा है कि सर ES भी 5 तरीके की हो सकती है, जहां ES इज 0, लेस देन 1, 1, मोर देन 1 एंड इन्फिनिटी। मैं पहले समरी डायग्राम से आता हूं। ES 0 का मतलब क्या होगा, सर प्राइसेस में चेंज होता रहे, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ES इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा ES इक्वल्स टू 0 का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। बताओ भैया। इसके बाद सर ये आपका जुकाम, अरे भैया मत पूछो, बहुत भयंकर समस्या हो गई है। ये देखो सर, ES इक्वल्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, प्राइस में तो बिल्कुल ना के बराबर चेंज, लेकिन सप्लाई में तबाही मच गई। तो ये ES इन्फिनिटी कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सर इसके बाद में जैसा तुमको मैंने बताया कि दो ये कर्व बनने के बाद, ये लाइनें बनने के बाद बिल्कुल सेंटर पे क्या निकलेगा, ES इक्वल्स टू 1। तो ES इक्वल्स टू 1 क्या होगा, सेंटर से निकलेगा। उसके बाद में इसके थोड़ा सा राइट साइड में इधर की तरफ मोर देन 1, उधर की तरफ लेस देन 1। ये तुम्हारे 5 कर्व बनेंगे जो तुम्हारे इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सर, तो यहाँ तुम्हारे सप्लाई के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अब यहां से मैं एंट्री कर रहा हूं मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर। सर वो कितनी देर का चैप्टर है, उसमें 15 से 20 मिनट लगने के चांस होते हैं, तो वो हम अभी कवर कर लेंगे। सर 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 इको इतनी आसान है, अरे यार इको ऐसा सब्जेक्ट कुछ बना ही नहीं है। सबसे सिंपल सब्जेक्ट तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इससे। सर इको ऐसा, सर इको वैसा, अरे इको में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लो भैया, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। चलो भैया देखते हैं एक बार फटाफट से क्या सीन है भैया इस चैप्टर के अंदर। मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मानेंगे सर, मान लेते हैं ये है भोलू, ये है भोलू, और मान लेते हैं ये है गोलू। एक भोलू तो दूसरा गोलू। भोलू एक कस्टमर है जो गोलू के पास में, सर गोलू कौन है, गोलू सप्लायर है। भोलू गोलू के पास में जाता है, बोलता है भैया गोलू मुझे एक पेन चाहिए और मैं पेन के लिए 5 रुपए दूंगा। गोलू बोलता है कि नहीं है चल भाग। गोलू ने बोला कि भैया मैं तो पेन कम से कम 10 में देता हूँ, क्योंकि सप्लायर हमेशा क्या ट्राई करता है, ही विल बी चार्जिंग ऑलवेज हायर प्राइसेस ताकि प्रॉफिट ज्यादा मिले। तो भोलू बोला ना 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 सर, ना 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 6 रुपए। ये बोले ना 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 9 रुपए। ये ना 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 7 रुपए। ये भी बोला ओके ओके 8 रुपए। सर क्या ओके ओके बराबर, क्या अभी सेल परचेज होगा, नहीं होगा, अभी तो बार्गेनिंग चल रहा है। ये बोले चलो ओके मैं 8 रुपए दे सकता हूं। तो यहां जाके क्या होगा, यहां जाके क्या होगा, सेल परचेज का एग्रीमेंट हो पाएगा। तो जब तक बायर और सप्लायर की जो इच्छाएं हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक तुम लोग क्या नहीं कर पाओगे, तब तक तुम लोग क्या नहीं कर पाओगे, सेल परचेज नहीं कर पाओगे। सो यही बात होती है, जहां पे इन दोनों की विल्स बराबर हो जाती है, दोनों के पॉइंट्स मैच हो जाते हैं, वहां पे तुम लोग को क्या मिल जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, जो कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो। फटाफट से डायग्राम में चेक करो। डायग्राम में क्या चेक करोगे, जहां डिमांड और सप्लाई का क्या हो गया इंटरसेक्शन, वही तुम्हारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम। ओके सर। सर अगर किसी मार्केट में डिमांड सप्लाई इक्वल ना हो तो उस केस में या तो एक्सेस डिमांड होगी या फिर एक्सेस सप्लाई होगी। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, जहां पे डिमांड ज्यादा हो, और जब डिमांड ज्यादा हो तो मार्केट प्राइसेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सर अगर सप्लाई ज्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई, और उस केस में मार्केट प्राइसेस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके सर। चलिए भैया, अब अगर तुम्हारी डिमांड या सप्लाई में चेंज हो जाए,
सर ये चेंज कौन सा वाला होगा, प्राइस वाला होगा कि अदर फैक्टर वाला होगा? अरे भैया अगर प्राइस वाला चेंज हो तो क्या नया डिमांड कर्व बनाओगे? तुम चेक करके देखो तो तुम्हारे सामने जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम के तुम अगर डिमांड कर्व में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कर दो तो क्या फर्क पड़ता है? इक्विलिब्रियम तो यहीं पे आएगा ना। तो चेंज कौन सा वाला होगा? चेंज तो दूसरा वाला होगा, अदर फैक्टर्स वाला। सर जैसे मान लेते हैं डिमांड में इंक्रीज हो गया, तो डिमांड इंक्रीज होके कहाँ चली जाती है? राइट वर्ड्स। और अगर राइट वर्ड जाएगी तो इंटरसेक्शन यहां होगा, जिसके चलते तुम देख सकते हो, तुमको आसानी से दिखेगा कि क्वांटिटी इंक्रीज होके Q1 हो जाएगी और प्राइस इंक्रीज होके P1 हो जाएगी। मतलब डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने ये चीज को भी लिखकर समझाना होता है। तो वैसे ही अगर डिमांड डिक्रीज हो तो क्या होगा? तो डायग्राम मैंने बना के रखा है, तुम देख सकते हो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। सर ये नोट्स ऐसे कैसे है? ये सेमी प्रिंटेड नोट्स है बेटा। क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे बनाते हैं ताकि हाथ से जो तुम डायग्राम्स बनाओगे उनकी प्रैक्टिस होती है। किताब में सब कुछ लिखा है तो वहां से प्रैक्टिस थोड़ी ना होगी। वो सर डायग्राम एग्जाम में अरे बनाने चाहिए, डायग्राम से ही तो तुम्हारी कॉपी अच्छी दिखती है भैया। सर 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 अगर सप्लाई इंक्रीज हो तो क्या होगा? तो सप्लाई में इंक्रीज होने से सप्लाई कर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सप्लाई कर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स। और उससे इंटरसेक्शन यहां आ जाएगा। और तुम देख सकते हो और तुम देख सकते हो कि इंटरसेक्शन के चेंज होने से प्राइसेस गिरकर P से P1 हो जाती है और क्वांटिटी बढ़कर Q से Q1 हो जाती है। तो अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस केस में प्राइसेस गिरने लग जाती है। गिरने गिरने, यस 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 सर, बात समझ में आ रही है। तो आज तुम क्या करोगे? डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के उसका फोटो लोगे और फोटो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करोगे। ओके सर। अब अगर सर दोनों ही चीजें एक साथ में चेंज हो जाए तो देख सकते हो, अगर दोनों ही बढ़ जाए, दोनों ही घट जाए, एक घट जाए एक बढ़ जाए, तुमको अकॉर्डिंगली पुट कर देना है। सर दोनों बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, दोनों राइट बढ़ जाएंगे, तुमको चेक कर लेना है कि क्या मामला बैठ रहा है। सर डिमांड घट गई, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई घट गई, तुमको बस राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते जाना है और अकॉर्डिंगली आंसर पुट करते जाना है। ध्यान रखिए जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम्स को भी एक्सप्लेन अच्छे से तुम लोगों ने करना है। ओके सर। तो मैं ये एक भी पॉइंट को यहां से पिक नहीं कर रहा हूं, इसको लगा दीजिए स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऐसा क्या है इसमें? गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करती है? अब देखो, पहला कॉन्सेप्ट है प्राइस सीलिंग। सर क्या होता है, इस पे बात करते हैं। देखो भैया, तुमको दिख रहा है कि डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही इंटरसेक्शन से अपने को मार्केट प्राइस मिलती है। सर बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। अभी मुझे बताओ, मैं एक बार मार्केट में गया और मार्केट के अंदर एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, जोर जोर से बोले। मैंने बोला क्या हो गया? तो बोले सर जो गेहूं मुझे 10 रुपए मिलना चाहिए था, आज उसके भाव 100 रुपए हो गए हैं। मैंने बोला भाई ऐसा कैसे हो गया? तो बोले मार्केट में क्या हो गया है, गेहूं की डिमांड बढ़ गई है सर। और गेहूं की डिमांड के बढ़ने से क्या होता है? अगर गेहूं की डिमांड बढ़ेगी तो गेहूं का डिमांड कर कहाँ चला जाएगा? राइट वर्ड्स। और इंटरसेक्शन यहां आ जाएगा। सर इंटरसेक्शन यहां आने से क्या होगा? गेहूं के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और ये होते ही हमारा छोटा सा जो राजू था वो रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, बोले आज तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तो मैंने तुरंत ही सरकार से अपील की कि हे सरकार, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और यहाँ ये बच्चा रो रहा है और आपसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो सरकार ने बोला चिंता ना करो वत्स, तुम्हारे लिए मैंने एक नियम निकाला है कि भैया डिमांड कितनी भी बढ़ जाए, तुम गेहूं के प्राइसेस को इस रेस्पेक्टिव पॉइंट से ऊपर नहीं ले जा सकते। मान लेते हैं ये पॉइंट है 7 रुपीज। तो इसका मतलब अब मार्केट क्या नहीं कर सकता, गेहूं के भाव को 7 रुपए से ऊपर लेकर नहीं जा पाएगा। इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस विच कैन बी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट। तुम इससे ज्यादा प्राइस को चार्ज नहीं कर पाओगे, इससे ऊपर पैसे नहीं ले पाओगे। अगर इसके ऊपर पैसे लिए तो उस केस में सरकार आपके ऊपर सख्त कदम उठाएगी। लेकिन देखो प्राइस सीलिंग के बहुत नुकसान होते हैं। जब कोई चीज़ें डिमांड मार्केट के हिसाब से महंगी हो गई है, लेकिन अब सरकार सस्ता बेचने को बोल रही है, तो लोग दौड़े दौड़े आते हैं, लाइनें लगाते हैं और वह फिर वहां से कस्टमर खरीद ही नहीं पाते।
जब कस्टमर खरीद नहीं पाएंगे, क्वांटिटीज कम रहेंगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी। तो ये प्राइस सीलिंग के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। पॉज करके फिर से रीड करिएगा। सर 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 एक और कॉन्सेप्ट दिख रहा है, प्राइस फ्लोर्स। सर ये प्राइस फ्लोर्स क्या है? एक बार क्या हुआ, एक बार मैं जो है, मैं, आपने कभी कृषि मंडी देखी है? कृषि मंडी, धान मंडी जो होती है। सर मैं एक कृषि मंडी गया और उस कृषि मंडी के अंदर जैसे ही मैं घुसता हूं तो वहां पे एक ट्रैक्टर पे किसान भाई बैठा है और आज वो जोर जोर से रो रहा है। सर ये क्यों रो रहा है भैया? ये रो रहा है, बोल रहा है कि सर हजारों लाखों किसान भाई आ गए, वो अपना अपना जो धान उन लोगों ने उगाया था सारा कुछ लेके आए हैं, और इस मौके का फायदा उठाकर, सर मौका मतलब मौका ये कि इतना सारा धान आया है तो सप्लाई बढ़ गई है, और सप्लाई के बढ़ने से क्या हुआ, सप्लाई के बढ़ने से सप्लाई कर कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड्स, और उससे तुम्हारी प्राइसेस गिर गई और हमें बहुत ही कम प्राइसेस दी जा रही है, तो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, और ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो मैंने फिर से क्या किया, हे सरकार फटाफट इन भाइयों की बात सुनो। तो सरकार ने बोला चिंता ना करो वत्स, तुम्हारे साथ में कोई भी अन्याय नहीं होगा, और हम लोग एक ऐसी प्राइस तय करेंगे जिससे कम प्राइस तुमको नहीं दी जा सकेगी। मान लेते हैं कि पहले प्राइस 5 रुपए थी, मार्केट के हिसाब से प्राइस 2 रुपए हो रही थी, बट सरकार ने प्राइस तय कर दी 3 रुपए, तो अब हमारे किसान भाई को 3 रुपए से कम नहीं दिए जा सकते हैं, ज्यादा तो दे सकते हैं ना, तो किसान भाई को कम रुपए नहीं दिए जाएंगे। इसे बोला जाता है प्राइस फ्लोर्स, और इसका एक बड़ा ही प्यारा नाम होता है। सर क्या प्यारा नाम है? इसका नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तुम्हारा एमएसपी करके कॉन्सेप्ट है, तो तुमको दिख रहा होगा, ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट तुमको एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर्स, और मुझे लगता है इस चीज के साथ में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। अब चैप्टर के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया गया है, वो है लेबर मार्केट्स। सर लेबर मार्केट्स क्या होता है? लेबर मार्केट जहाँ पे लेबर बिक रही है। सर लेबर मतलब जो मजदूर मजदूरी करते हैं। ध्यान रखिए, लेबर का मतलब होता है मजदूरी, और जो मजदूरी कर रहा है वो होता है लेबरर। तो जो लेबरर लेबर करते हैं, तो उस लेबर के मार्केट में क्या सीन है? तो लेबर के मार्केट का भी सेम सीन है सर। यहाँ पर भी डिमांड सप्लाई से क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो लेबर के भाव बढ़ जाएंगे, अगर सप्लाई बढ़ गई तो लेबर के भाव घट जाएंगे। तो यही बात हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर एक्सेस सप्लाई हो तो क्या होगा, तो उस केस में लेबर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इंटरसेक्शन यहां आ जाएगा, और लेबर के भाव कम हो जाएंगे। हावेवर लेबर की सप्लाई को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होगा, इंटरसेक्शन शिफ्ट होगा, और उससे क्या होगा भैया, उससे लेबर के भाव बढ़ जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, बिल्कुल सेम है, लेकिन लेबर एंड गुड्स बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों चीजें आपस में अलग अलग है। सर अलग अलग कैसे हैं? तो इस पे क्वेश्चन भी तुम्हारे पुराने एग्जाम में पूछा गया है। इन व्हाट रेस्पेक्ट सप्लाई एंड डिमांड कर इन द लेबर मार्केट डिफर फ्रॉम दोज इन गुड्स मार्केट। तो गुड्स और लेबर में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस होता है, गुड्स टेंजिबल होती है, वे लेबर इज इंटेंजिबल। गुड्स की डिमांड हाउस होल्ड करते हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन लेबर की डिमांड कौन करता है? बिजनेस फर्म्स। लेबर तो वहीं लगेगी प्रोडक्शन के अंदर। गुड सप्लाई कौन करता है? बिजनेस फर्म्स। वेयर लेबर सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड्स। सर सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी इंक्रीज, नई मशीन डाल देंगे तो बढ़ गई तुम्हारे गुड्स की सप्लाई, लेकिन क्या लेबर को बढ़ा पाएंगे? नहीं भैया, कहां से लाओगे ऐसी मशीन कि यहां से आलू डाला वहां से लेबर निकला? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो लेबर तुम्हारी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है। तो ये तुम्हारे एक और स्पेशल कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने क्या कवर किया, हम लोगों ने कवर किया लेबर मार्केट्स। तो आशा करता हूं तुमको अभी तक की सारी बातें समझ में आ रही है। हम सारे की सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से सीरीज में लेते हुए चल रहे हैं। आप हर वीडियोस के बाद में अपने रेस्पेक्टिव बुक्स, नोट्स, जिससे आपने रेफर किया है वहां से वापस रीड करेंगे। उसके बाद में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे।
मैं आपके डाउट्स के लिए हमेशा वेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।